हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। ससुराल में बदली जिंदगी। अंशिका अपने माँ बाप की इकलौती और लाडली लड़की थी। उसे जो चाहिए होता वो तुरंत अपने पिता से कहती और उसके पिता उसके लिए वो हाजिर कर देते। ऐसे एक दिन रात के 12 बजे अंशिका अपनी माँ से कहती है, माँ मेरा आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा है। आपको पता है अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं और गर्मियों में आइसक्रीम खाने का कितना जी करता है। आप पापा को फोन लगाइए और कहिए कि वो मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आए। अंशिका, ये तू कैसी बातें कर रही है? रात के 12 बज रहे हैं। माना कि तेरे पापा को ऑफिस से आते हुए देरी हो गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर मोड़ पर आइसक्रीम वाला खड़ा होगा। देख बेटा, इतनी रात को कहीं रुककर सामान खरीदना सही नहीं है। कल मंगा लेंगे ना। मुझे नहीं पता, मुझे अभी चाहिए मतलब चाहिए। आप पापा को फोन लगा रही हैं या मैं अपने फोन से खुद बात करूं? आप जानती है ना कि जब मेरा मन होता है तो फिर मैं किसी की नहीं सुनती। अंशिका की ऐसी जिद देखकर सविता परेशान हो जाती है, पर वो उसे कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपने पति मोहन को फोन लगाकर सारी बात बताती है। मोहन फोन पर ही हंसते हुए कहता है, तो आज मेरी लाडली को आइसक्रीम खाने की इच्छा हो रही है। कोई बात नहीं सविता, तुम फोन रखो, मैं कहीं ना कहीं से जुगाड़ करता हूँ। मेरी बेटी ने कुछ मांगा है तो खाली हाथ कैसे जा सकता हूँ। इतना बोलकर मोहन फोन काट देता है और गाड़ी चलाते हुए वो रोड के दोनों किनारे देखता रहता है। काफी दूर जाने पर उसे एक आइसक्रीम वाला दिखता है और वो उससे आइसक्रीम खरीद कर अपने घर आ जाता है। इसी तरह मोहन, अंशिका और सविता की जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी। पर कौन जानता था कि आने वाले समय में अंशिका की यही जिद उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन अंशिका जब अपने कॉलेज से घर आ रही होती है तो उसकी टक्कर वरुण नाम के एक लड़के से हो जाती है। वरुण देखने में काफी सुंदर और अच्छे घर का लग रहा था। उसे देखकर अंशिका को पहली ही नजर में प्यार हो जाता है और ये खिंचाव वरुण की तरफ से भी उतना ही था। अरे माफ करना मैडम, वो दरअसल मैंने ध्यान नहीं दिया और आपसे मेरी टक्कर हो गई। देखिए आपकी सारी बुक्स नीचे गिर गई हैं। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं अभी सारी किताबें उठाकर आपको दे देता हूँ। आई एम सो सॉरी। अरे कोई बात नहीं, गलती सिर्फ आपकी नहीं मेरी भी थी। दरअसल मेरा ध्यान फोन में था इसलिए देख नहीं पाई। इस तरह दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। अगले दिन कॉलेज में उनकी एक बार फिर मुलाकात होती है और इस बार वो दोनों कॉफी पीने के लिए चले जाते हैं। देखते ही देखते वो दोस्त बन जाते हैं और ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। अंशिका और वरुण दोनों ही अब एक दूसरे के बारे में अपने घर पर बता देते हैं। जहाँ वरुण की फैमिली इस शादी के लिए तुरंत तैयार हो जाती है तो वहीं अंशिका की फैमिली वरुण के लिए जरा भी तैयार नहीं थी, क्योंकि उन्हें वरुण का बर्ताव और उसकी फैमिली का तरीका सही नहीं लग रहा था। पर अंशिका तो शुरू से ही जिद्दी थी। वो जिद करते हुए अपनी माँ से कहती है, माँ पापा, आप लोग चाहे कितना ही मना क्यों न कर ले, पर शादी तो मैं वरुण से ही करूंगी। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आप लोगों को उसमें क्या कमी नजर आ रही है। अमीर है, अच्छे घर से है, लड़का सुंदर है और अच्छा कमाता भी है। और क्या चाहिए आप लोगों को एक दामाद में? देख बेटा, मैंने आज तक कभी किसी चीज के लिए तुझे मना नहीं किया, पर आज इस शादी के लिए हाथ जोड़कर मना कर रहा हूँ। वो लड़का और उसका परिवार मुझे सच में सही नहीं लग रहे। उनकी बातों में वो अपनापन नहीं है जो होना चाहिए। तू वहां जाकर खुश नहीं रहेगी बेटा। एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए कभी बुरा थोड़े ही सोचेंगे। अगर लड़का काबिल या अच्छा होता तो मैं दुनिया की हर खुशी तेरे कदमों में डाल देता, लेकिन ये रिश्ता। तो ठीक है पापा, आप लोग वो करिए जो आपको करना है, लेकिन मैं वही करूंगी जो मुझे ठीक लगता है। आप लोगों को मुझसे रिश्ता रखना है तो रखिए, वरना कोई बात नहीं। मैं अपनी जिंदगी का फैसला ले चुकी हूँ, मैं वरुण के साथ ही जाऊंगी। अंशिका के माँ बाप उसे बहुत समझाते हैं, लेकिन अंशिका उनकी एक नहीं सुनती और वरुण से शादी कर लेती है। शादी के शुरुआती दिन तो बहुत अच्छे बीते। घर में सब उसे बड़े प्यार से रखते थे, लेकिन जैसे ही शादी को 2 महीने बीते उसे अपने ससुराल का असली चेहरा नजर आने लगा। एक दिन शाम को अंशिका अपने कमरे में आराम कर रही थी, तभी उसकी सास कमला कमरे में आती है। अंशिका, ये क्या हर वक्त बिस्तर पर पड़ी रहती हो? अब शादी को काफी वक्त हो गया है। अब ये मेहमानों की तरह रहना छोड़ो, बाहर जाओ और देखो रसोई में कितना काम पड़ा है। जी माँ जी, मैं बस अभी आती हूँ। दरअसल थोड़ा सिर में दर्द था तो सोचा लेट जाओ। सिर में दर्द के बहाने अपने मायके में दिखाना यहाँ नहीं चलेंगे। और सुनो, कल से सुबह 6 बजे उठ जाना। वरुण को ऑफिस जाना होता है और तुम मुखी 9 बजे तक सोती रहती हो। अंशिका को झटका लगा, क्योंकि अभी तक तो सास उसे प्यार से बेटा बेटा कहती थी। उसने सोचा शायद आज माँ जी का मूड खराब होगा, पर जब रात को वरुण घर आया तो अंशिका ने उससे बात करने की कोशिश की।
वरुण, आज माँ जी बहुत गुस्से में थी। उन्होंने मुझसे काफी रूखे तरीके से बात की। अरे यार अंशिका, तुम छोटी छोटी बातों का बतंगड़ मत बनाया करो। माँ ने कुछ कह दिया तो क्या हुआ, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, प्लीज मुझे सोने दो। अंशिका चुप हो जाती है। उसे लगा वरुण शायद थक गया है, लेकिन धीरे धीरे वरुण का बर्ताव पूरी तरह बदल गया। अब वो अंशिका की किसी बात पर ध्यान नहीं देता था। एक दिन दोपहर में अंशिका की ननद प्रज्ञा अपने कमरे से ढेर सारे गंदे कपड़े लेकर आई। भाभी, ये मेरे कल की पार्टी वाले कपड़े हैं, जरा हाथ से धो देना, मशीन में इनका वर्क खराब हो जाएगा। पर प्रज्ञा, मुझे हाथ से कपड़े धोने नहीं आते और ऊपर से आज काम भी बहुत ज्यादा है। लो, नवाब जादी को देखो, हाथ से कपड़े धोना नहीं आता। भाई ने तो कहा था कि आप बहुत गुड़ी हो, अगर काम नहीं करना तो साफ कह दो ना, बहाने क्यों बना रही हो। इस तरह प्रज्ञा ने वो कपड़े वहीं जमीन पर फेंक दिए और बड़बड़ाती हुई चली गई। शाम को जब वरुण घर आया तो प्रज्ञा ने उसे भड़का दिया। वरुण सीधा अंशिका के पास गया और चिल्लाने लगा। अंशिका, तुम मेरी बहन की इज्जत नहीं कर सकती। उसने सिर्फ कपड़े धोने को कहा था, कोई पहाड़ तोड़ने को नहीं। तुम अपने आप को समझती क्या हो? क्या तुम्हारे बाप ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? वरुण, तुम मेरे पापा को बीच में क्यों ला रहे हो? उन्होंने मुझे बहुत लाड प्यार से पाला है। मैंने कभी घर का काम नहीं किया, तुम तो ये जानते थे ना। हाँ, जान गया मैं कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें सिर्फ बिगाड़ा है। यहाँ ये लाड़ प्यार नहीं चलेगा। यहाँ रहना तो इस घर के कायदे मानने होंगे, वरना अपना रास्ता देख लो। वरुण की ऐसी बातें सुनकर आज अंशिका को अपनी जिद पर पछतावा होने लगा। उसे याद आता कि कैसे उसके पापा उसकी हर छोटी जिद पूरी करते थे और यहाँ उसकी जायज तकलीफ की भी कोई कद्र नहीं थी। एक दिन अंशिका की तबीयत बहुत खराब थी। उसे तेज बुखार था। वो रसोई में खाना बना रही थी कि तभी सास कमला आई। अंशिका, खाने में नमक बहुत तेज है, क्या दिमाग कहीं और है तुम्हारा? और ये मुंह लटका कर क्यों खड़ी हो? माँ जी, मुझे बहुत तेज बुखार है, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। क्या आज आप खाना बनवा लेंगी? बुखार है तो दवा खाओ और काम पूरा करो, हम सब भूखे नहीं बैठे रहेंगे। और सुनो, आज शाम को मेरे कुछ रिश्तेदार आ रहे हैं, उनके लिए नाश्ता और चाय तुम्हें ही बनाना है। अंशिका की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने देखा कि वरुण पास ही सोफे पर बैठा मोबाइल चला रहा था, लेकिन उसने एक बार भी मुड़कर नहीं पूछा कि उसकी तबीयत कैसी है। अंशिका को समझ आ गया कि यहाँ कोई उसका अपना नहीं है। उसने हिम्मत जुटाई और रसोई से बाहर आई। वरुण, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मेरी हालत सच में बहुत खराब है। अरे यार, तुम फिर शुरू हो गई। माँ ने कहा ना दवा खा लो, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ। वरुण के ये शब्द अंशिका के दिल पर तीर की तरह लग जाते हैं। उसने उसी वक्त फैसला कर लिया। वो चुपचाप अपने कमरे में गई और अपना बैग पैक किया। और जब नीचे हॉल में आई तो उसका पति उसको अपने बैग के साथ देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, अंशिका, ये क्या ड्रामा लगा रखा है तुमने? ड्रामा नहीं, हकीकत तो अब आई है तुम्हारी मेरे सामने। ससुराल में आकर मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। अरे, जो लड़की अपने मायके में महारानी की तरह रहती थी, आज तुमने उसे नौकरानी बना कर रख दिया। मेरी इतनी तबीयत खराब है, लेकिन तुम और तुम्हारे घर वाले मुझ पर जरा भी ध्यान नहीं दे रहे। अरे, ऐसी नरक भरी जिंदगी में जीने से अच्छा है कि मैं अपने माँ बाप के पास रहूं। मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाली, और हाँ, बहुत जल्द तलाक के कागजात तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। इतना बोलकर अंशिका वहां से चली जाती है और सीधा अपने मायके पहुंचती है, जहां मोहन अंशिका को देखकर हैरान हो जाता है और उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। अंशिका, बेटा, तो इस हाल में क्या हुआ है मेरी बच्ची को? पापा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी जिद में अंधी हो गई थी। आपने सही कहा था, वो लोग मेरे काबिल नहीं थे। वहाँ मेरा दम घुट रहा था पापा। वरुण ने मेरा साथ नहीं दिया, उसने मेरी बीमारी तक का मजाक उड़ाया। कोई बात नहीं बेटा, अब तू अपने घर आ गई है ना, बस अब सब ठीक हो जाएगा। पापा, मैं कभी वहाँ वापस नहीं जाऊंगी। बेटा, तूने हिम्मत दिखाई, मुझे इस बात की खुशी है। ये घर तेरा था और हमेशा रहेगा। तुझे किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। हम तेरे साथ हैं और हमेशा रहेंगे। आज से तेरी एक नई और बेहतर जिंदगी शुरू होगी। आरती अपने कमरे में बैठी थी और लैपटॉप पर कुछ काम फिनिश कर रही थी। उसका रूम एकदम डिसेंटली डेकोरेटेड था। तभी उसके पापा राम मोहन उसके पास आते हैं। उनके चेहरे पर थोड़ी फिक्र थी, जिसे देख आरती अपने पापा से कहती है, क्या हुआ पापा, आप इतने परेशान क्यों हैं? बेटी, शादी की सारी तैयारियां हो गई, कहीं कोई कमी तो नहीं है? पापा, आपको ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। भगवान की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा होगा। जब हमने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया तो हमारे साथ कुछ भी गलत कैसे हो सकता है? मुझे माफ कर दे बेटी। जब तू बहुत छोटी थी और हम लोग गरीब थे, तभी मैंने अपने दोस्त वैभव नाथ के बेटे प्रमोद से तेरी शादी फिक्स कर दी थी। लेकिन उसके बाद इतना पैसा आया कि हम लोग सिटी में शिफ्ट हो गए।
अब मैं यह सोचकर परेशान हूँ कि तू उस पुरानी सोच वाले ससुराल में कैसे एडजस्ट कर पाएगी। तू शुरू से यहाँ रही है, न जाने मेरी बच्ची वहां पर कैसे एडजस्ट करेगी। पापा, आपने मुझे हर तरह के माहौल में रहना सिखाया है। मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी, आपको ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपकी बेटी बहुत स्ट्रांग है, सारी चीज बड़ी आसानी से कर लेगी। आपकी बेटी के होने वाले ससुराल वाले भले कितनी पुरानी सोच के क्यों ना हो, पर आपकी बेटी नई सोच की है, नए जमाने की है, इसलिए अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप बेफिक्र रहिए। आरती की इस बात को सुनकर राममोहन को थोड़ी तसल्ली हुई और उन्हें एहसास हुआ कि उनकी परवरिश में कहीं कोई कमी नहीं थी। ऐसे 1 हफ्ता गुजर जाता है और आरती की शादी प्रमोद के साथ हो जाती है। आरती शादी करके अपने ससुराल में कदम रखने वाली थी। अब जैसे ही उसने गेट पर एंट्री ली, तभी उसका घूंघट देखकर उसकी सास अनीता ने उसे टोक दिया और अपनी बहू को थोड़े गुस्से वाले लहजे में बोली, ये क्या है बहू, तेरा घूंघट पूरा कमर तक होना चाहिए। ये कोई सिटी नहीं है जहाँ पर तू फॉर्मेलिटी कर रही है। तूने ढंग से घूंघट क्यों नहीं किया हुआ? तू जानती है ना, पड़ोस वाले तरह तरह की बातें बनाने लग जाएंगे। देखो बहू, इज्जत कमाने में सालों साल लग जाते हैं, लेकिन गंवाने में 1 मिनट नहीं लगता। इसलिए कह रही हूँ कि अपनी इज्जत को सही से रखो और घूंघट सही से लो, क्योंकि अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, वरना पड़ोसियों के पड़ोसी तो सिर्फ मजाक बनाते हैं। हाँ आरती, अगर माँ कह रही है तो घूंघट थोड़ा सा ज्यादा कर लो। वैसे भी मैं नहीं चाहता कि अभी कोई तुम्हारा चेहरा देखे। माना कि तुम सिटी से हो, लेकिन मुंह दिखाई की रस्म तो अभी बाकी है। आरती ने ये बात सुनने के बाद मन ही मन में सोचा, हे भगवान, लगता है मेरे ससुराल वालों की सोच जरूरत से ज्यादा ही पुरानी है। लेकिन अब मैं मॉडर्न सोच वाली बहू इस पुरानी सोच वाली ससुराल वालों के साथ में कैसे एडजस्ट करूं? आरती बहुत ज्यादा परेशान थी कि वो अपनी पुरानी सोच वाले ससुराल वालों के साथ में कैसे एडजस्ट कर पाएगी। उसने किसी तरह घूंघट को थोड़ा और नीचे खींचा और घर के अंदर एंट्री ली। ससुराल वाले उसे बहुत सारे हैवी गहने पहना देते हैं, जिसमें उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। गहने और भारी कपड़ों के कारण आरती को अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। उसने थोड़ा सा घूंघट ऊंचा किया ताकि उसे हवा लग सके। तभी उसकी मैरिड ननद रीना उसके पास आई। भाभी क्या कर रही हो? माँ ने साफ मना किया कि घूंघट नीचे ही रहना चाहिए। मुंह दिखाई की रस्म है, लेकिन सिर्फ बुजुर्ग ही तुम्हारा चेहरा देखेंगे, तुम्हें किसी की नजर नहीं लगनी चाहिए। रीना, मुझे इन भारी गहनों में और इस पूरे घूंघट में सफोकेशन हो रही है, और सच कहो तो इतनी गर्मी में ये बहुत अननेसेसरी है। भाभी, अब ससुराल आ गई हो तो ये सब अननेसेसरी नहीं, संस्कार है, तुम्हें ये सब फॉलो करना पड़ेगा। आरती को ये सब सुनकर अच्छा नहीं लगा। वो अपने कमरे में वापस गई और प्रमोद जब कमरे में आया तो आरती ने अपनी प्रॉब्लम खुलकर बताई। सुनो प्रमोद, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। मुंह दिखाई ठीक है, लेकिन ये गहनों का पहाड़ और हर वक्त घूंघट में ऐसे नहीं रह पाऊंगी। मुझे लगता है कि मैं कोई चीज हूँ जिसे छुपा कर रखना है। अरे इतनी छोटी सी बात पर क्यों परेशान हो रही हो? ये सब बस कुछ दिनों की बात है। मम्मी पापा पुराने ख्यालों के, लेकिन दिल के बड़े अच्छे हैं। बस उन्हें इज्जत चाहिए। कुछ दिन एडजस्ट कर लो, फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल? तुम्हारे नॉर्मल का मतलब है कि मैं अपनी आइडेंटिटी खो दूं? मेरे अपने थॉट से मेरा अपना काम है। मुझे ये सब कुछ जस्ट कुछ दिन नहीं लगता है। प्रमोद को लगा कि आरती बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रही है। उसने बात को वहीं खत्म कर दिया, लेकिन आरती ने मन में ठान लिया था कि वो इन पुरानी परंपराओं को इज्जत से बदलेगी, बगावत से नहीं। मुंह दिखाई के बाद आरती से उम्मीद की गई कि वो सुबह जल्दी उठकर घूंघट में किचन का सारा काम करेगी। आरती ने भी कोई बहस नहीं। 1 हफ्ते तक आरती सुबह 5 बजे उठती, हैवी घूंघट करती और किचन में जाती, लेकिन उसने काम करने का तरीका नहीं बदला। आरती ने देखा कि अनीता जी बासी रोटी या थोड़ी सी बची दाल फेंक देती थी। माँ जी, ये दाल क्यों फेंक रही हैं? बेटा, बासी दाल कौन खाएगा, फेंक दो। नहीं माँ जी, इसे फेंको मत, मैं अभी आपको दाल बड़ा बनाकर खिलाती हूँ। आरती ने दाल को ब्लेंड किया और फटाफट दाल बड़ा बना दिया। पूरा परिवार उसकी तारीफ करने लगा। वाह बहू, ये तो कमाल का टेस्ट है। सच में वेस्टेज भी नहीं हुई और खाने की चीज भी बन गई। दूसरा बदलाव, हाइजीन और समय का मैनेजमेंट। आरती को घूंघट में काम करने में मुश्किल होती थी। उसने एक दिन अपने ससुर प्रकाश जी से बात की। पिताजी, मुझे घूंघट करने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन आप बताइए कि किचन में जब गर्मी होती है और पसीना आता है तो घूंघट करना कितना अनहाइजीनिक है। क्या आपको लगता है कि पसीना पोंछ कर फिर घूंघट में खाना बनाना ठीक है? मैं चाहती हूँ कि मैं सिर्फ किचन में काम करते वक्त घूंघट ना करूँ, ताकि खाने में हाइजीन बनी रहे। बाकी सब जगह मैं घूंघट करूंगी। बात तो बहुत सही कह रही है, किचन में हाइजीन पहले आती है। प्रकाश जी ने ये बात अनीता जी को समझाई और इस तरह आरती को पहला मॉडर्न फ्रीडम मिला। किचन में काम करते वक्त घूंघट से छुट्टी। कुछ दिन बाद आरती ने देखा कि घर में छोटे छोटे खर्चों का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था, जिससे महीने के एंड में बजट हमेशा बिगड़ जाता था।
पिताजी ये देखिए, आपने कहाँ कहाँ पैसे खर्च किए इसका पूरा रिकॉर्ड है। ये देखिए 5,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्चा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि चीजें बिना प्लानिंग के खरीदी गई। अगर हम ये फाइनेंशियल प्लानिंग करें तो हर महीने हम आराम से 5,000 रुपए बचा सकते हैं। ये तो कमाल का हिसाब है। आरती ने अपने ससुर को सिखाया कि कैसे घर के फाइनेंस को मैनेज किया जा सकता है। प्रकाश जी को ये मॉडर्न तरीका बहुत पसंद आया। अनीता बहू तो वाकई में बहुत समझदार है। इसने तो 2 मिनट में हमारे महीनों का हिसाब ठीक कर दिया। अनीता जी जो अब तक आरती को सिर्फ घूंघट और पुराने रिवाजों के चश्मे से देखती थी, उन्हें एहसास हुआ कि आरती के पास सिर्फ अच्छे संस्कार ही नहीं बल्कि अच्छा दिमाग भी है। एक दिन अनीता जी का हाथ बाजार में घूंघट के कारण किसी ठेले से टकरा गया। उफ, आज बाजार में बहुत दिक्कत हो गई। ये घूंघट कभी कभी ऐसा लगता है ये इज्जत कम और मुसीबत ज्यादा है। माँ जी क्या मैं आपको एक सजेशन दूं? हाँ बहू, अब तुम ही कुछ बताओ। देखिए माँ जी, घूंघट का असली मतलब क्या है? सम्मान ना? हाँ, बड़ों का सम्मान। तो फिर क्या ये सही है कि सम्मान की वजह से हम अपनी सेहत या सुरक्षा को खतरे में डालें? जब आप मार्केट में हैं और आपको देखने में दिक्कत हो रही है तो सम्मान से ज्यादा जरूरी है सुरक्षा। मैं कहती हूँ आप घूंघट को थोड़ा ऊंचा कर लीजिए, या फिर जब बहुत जरूरी हो तभी घूंघट करें। सम्मान आंखों में होना चाहिए, कपड़ों में नहीं। अनीता जी ने पहली बार इस बात को अलग नजरिए से देखा। आरती ने घूंघट को संस्कार से हटाकर समझदारी से जोड़ दिया था। बहू, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं इतने सालों से इस बोझ को ढो रही थी सिर्फ लोगों के डर से। धीरे धीरे आरती ने बिना किसी लड़ाई या विरोध के अपने मॉडर्न थॉट्स को घर में शामिल करना शुरू कर दिया। उसने घूंघट को पूरी तरह से खत्म नहीं किया, लेकिन उसे सिर्फ सम्मान दिखाने का एक टूल बना दिया, न कि हर वक्त की मजबूरी। वो मॉडर्न बहू जिसने पुरानी सोच को नकारा नहीं बल्कि उसे अपग्रेड कर दिया था। अब सारा परिवार ये मानने लगा था कि सिटी की बहू सिर्फ फैशन नहीं बल्कि अपने साथ नया नजरिया भी लाई है, जो उनके पुराने घर को और ज्यादा बेहतर बना। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।